Greetings everyone, my name is KS Vipag and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स we will be discussing today. So the first article is on inflation. So यहाँ पर बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे in our first article. Then the second article is regarding the parliamentary committee on official languages. So यहाँ पर official language क्या है, कौन से articles हैं constitution में related to official language, क्या क्या schemes हैं, क्या क्या provisions हैं, all these things you'll be seeing in our second article. The third article is regarding the section 66A of IT Act. So यहाँ पर सेक्शन 66A का हिस्ट्री को समझेंगे, क्यों लाया गया था, कैसे हटा दिया गया था और जो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो क्यों आए हैं उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज ऑन दी कॉपरेटिव्स. तो यहाँ पर कॉपरेटिव्स क्या है वो समझेंगे, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उसे समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस है उसे समझेंगे और क्या क्या इश्यूज हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेशंस वो भी देखेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. Then the fifth one is on the organization known as CDSCO. So यहाँ पर CDSCO जिसका जिक्र आर्टिकल में है उसके बारे में देखेंगे, क्या मैंडेट है, कैसे ला दिया गया था, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं. All this comprehensive studies we'll be doing in our fifth article. And then as usual the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the inflation. अब क्योंकि इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जो इन्फ्लेशन है दैट इज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए वी आर हैविंग सेवरल पॉलिसीज. तो जो पॉलिसीज हैं वो बेसिकली हम लोग दो क्राइटेरियाज में, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन बीइंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द अदर बीइंग द फिस्कल पॉलिसी. जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट ओवरसी करते हैं, वहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है उसे वो मैनेज करते हैं, ताकि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मेंटेन दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जबकि अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो सेंट्रल बैंक देखते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीआई ओवरसी करता है और यहाँ पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं या जो पॉलिसी रेट्स है उसे वो ट्वीक करते हैं, उसे वो चेंज करते हैं ताकि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करें. अब यहाँ पर क्योंकि एक जगह गवर्नमेंट देख रहा है पॉलिसी और दूसरी जगह बैंक्स देख रहे हैं, सो जनरली वी सी दैट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज केप्ट अ मिनिमम विथ रेस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग ओवरसी करते हैं तो जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है दैट इज केप्ट टू अ मिनिमम इफ नॉट नील. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करते हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वी आर हैविंग सेवरल टूल्स. कुछ टूल्स हैं हमारे पास और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं और हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. देयर इज दिस क्वांटिटेटिव टूल्स, देयर इज दिस क्वालिटेटिव टूल्स. क्वांटिटेटिव टूल्स को आप फिर डिवाइड कर सकते हैं इन दिस डायरेक्ट टूल्स एंड इनडायरेक्ट टूल्स. डायरेक्ट टूल्स में आ जाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, SLR, रिफाइनेंस फैसिलिटी, जबकि आपके इनडायरेक्ट टूल्स में आता है रिपो रेट, रिवर्स रिपो, बैंक रेट, MSF, ऑल दिस थिंग्स कम्स इन. जबकि अगर आप क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें तो वहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है एंड मॉरल सुएशन है. अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टार्टिंग विद आवर क्वांटिटेटिव टूल्स. सो क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वहाँ पर डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं. अगेन द फर्स्ट टाइप ऑफ द टूल इज द रिजर्व रेशियो. सो यहाँ पर रिजर्व रेशियो क्या है? सो रिजर्व रेशियो एक परसेंटेज है कैश रिजर्व्स का जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है या किसी एक आदमी के पास रखना पड़ता है. सो यहाँ पर रिजर्व रेशियो दो टाइप्स के होते हैं. देयर इज दिस कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम लोग SLR कहते हैं. सो जो CRR है दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो, वो एक परसेंटेज होता है बैंक के एसेट्स के. बैंक के पास जो एसेट्स हैं उसके एक परसेंटेज, एक पोर्शन जो है उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो वो आरबीआई के पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और जो अमाउंट रखते हैं आरबीआई के पास उस अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते या प्रॉफिट नहीं कमाते. सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ CRR. अगर हम लोग SLR की बात करें तो SLR में बैंक्स खुद के पास रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स. जितने भी एसेट्स हैं उसके एक जो पोर्शन है वो खुद के पास रखते हैं और वो खुद के पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड एसेट्स के तौर पे रखते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ गोल्ड के तौर पे रखेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पे रखेंगे या जो डिफरेंट टाइप्स के आरबीआई सिक्योरिटीज़ है उसके तौर पे रखेंगे. और जो अमाउंट वो अपने पास रखेंगे देन इन दैट अमाउंट दे कैन अर्न इंटरेस्ट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR. Then there is this open market operations also. Then open market operation का मतलब यहाँ पर वो क्या करते हैं, RBI based on the requirements मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए वो आइदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं या बेचते हैं. और जब आप खरीदेंगे
सो वहाँ पर जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, और जब आप बेचेंगे तो जो मनी सप्लाई है वो कम जाएगा। सो इस तरीके से कैसे मनी सप्लाई को मेंटेन करना है, उस बेसिस पर वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल्स। इसके बाद देयर आर अदर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या है? सो बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट। तो जिस रेट पे बैंक्स RBI से पैसा लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। पर बैंक रेट जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक रेट के ऊपर RBI रिलाई नहीं करता कि मनी सप्लाई हम लोग बैंक रेट के बेसिस पर फिक्स करेंगे। उसके साथ साथ RBI बैंक रेट्स के साथ साथ वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के और ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, ऊपर भी मैनेज करते हैं, रिलाई करते हैं, ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? सो यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बेसिस पर RBI जो है वो लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं। वन इज ए रिपो रेट। सो रिपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द RBI। यहाँ पर बैंक्स जो हैं RBI से पैसा लेते हैं, और जिस रेट पर RBI से आप पैसा लेते हो उस रेट को हम लोग कहते हैं रिपो रेट। देन देयर इज दिस रिवर्स रिपो रेट ऑल्सो। रिवर्स रिपो रेट इज डायरेक्ट ऑपोजिट। जैसे रिपो रेट में हम लोग बैंक्स जो है RBI से लेते हैं, वैसे रिवर्स रिपो में बैंक्स जो है RBI को देते हैं, RBI बैंक से लेते हैं। तो जनरली रिवर्स रिपो रेट इज लोअर देन द रिपो रेट। और क्योंकि रिपो रेट में बैंक्स RBI से ले रहे हैं, तो रिपो रेट के अगेंस्ट उन्हें कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है, कुछ गारंटीज रखते पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट इसके साथ साथ देयर इज अनदर टाइप ऑफ टूल नॉन एज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो अगर किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसा चाहिए, उनको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, और रिपो रेट से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो इसके ऊपर, रिपो रेट के ऊपर वो और फंड्स ले सकते हैं फ्रॉम द RBI। और जिस रेट पर वो और फंड्स लेते हैं, दैट रेट इज नॉन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और क्योंकि वो रिपो रेट से ज़्यादा ले रहे हैं, रिपो रेट पे जितना लेना है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है MSF का, दैट इज मोर देन द रिपो रेट। सो MSF रेट इज मोर देन रिपो रेट प्लस 1। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ अब देखते हैं कौन से हैं क्वालिटेटिव टूल्स। सो क्वालिटेटिव टूल्स में द फर्स्ट वन इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पर जो मार्जिन है वो RBI सेट कर सकते हैं अगेंस्ट द कोलैटरल। अगर मार्जिन बढ़ा दे तो कोलैटरल ज़्यादा चाहिए होगा, सो इस बेसिस पर जो बोरोइंग है वो कम कर पाएंगे। अगर मार्जिन कम कर दे तो बोरोइंग ज़्यादा कर पाएंगे। सो बोरोइंग को मैनेज करने के लिए, मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए जो मार्जिन है कोलैटरल का, वो वैरी कर सकते हैं RBI। इसके साथ साथ देयर इज दिस मॉरल सुएशन ऑल्सो। सो मॉरल सुएशन में क्या करते हैं, वो पर्सुएड करते हैं इंडस्ट्रीज को, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कोई एक स्पेसिफिक बैंक्स को पर्सुएड करते हैं कि वो अपने पैसा रखें इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह वो अपने पैसे रखें बैंक्स को। और इस टाइप की जो पर्सुएशन है उसे हम लोग कहते हैं मॉरल सुएशन। इसके अलावा देयर इज दिस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑल्सो। सो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वो जो क्रेडिट हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि वहाँ पर वो जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पर सब इंडस्ट्रीज़ का नहीं, कुछ सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ का जो लेंडिंग एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। विद दैट नाउ लेट्स सी द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट इज़ ए कमेटी जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन द डिस्कशंस और द रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, जिन्होंने फर्स्ट बार ये आइडिया रखा था। देन इट इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द डिसीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। इसका काम क्या है? इट डिटरमाइंस द रेट एट विच टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट्स। किस बेसिस पर आप इन्फ्लेशन टारगेट को रखोगे, इन्फ्लेशन टारगेट कितना होगा, उसे टारगेट करने के लिए, वो जो रेशियो है उसे पता करने के लिए, जो टारगेट है उसे ढूंढने के लिए वी हैव दी MPC। और MPC में कितने मेंबर्स होते हैं? MPC में 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 में से जो गवर्नर होता है दैट इज द RBI's गवर्नर हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द MPC। अब इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स RBI से होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होते हैं, ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे। और यहाँ पर जो क्योरम है, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, ताकि कमेटी के जो फंक्शन है वो चला पाए, जो मिनिमम नंबर है उसे हम लोग कहते हैं क्योरम। तो जो क्योरम है MPC का दैट इज 4 मेंबर्स। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स चाहिए ताकि मेंबर्स को जो MPC हैं वो वर्क कर पाए। इसके साथ साथ ये कितने टाइम बैठते हैं? ये हर 6 महीने में बैठते हैं। हर 6 महीने में वो क्या करते हैं? एक रिपोर्ट डालते हैं, एक रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, RBI पब्लिश करवाता है, एंड दैट रिपोर्ट इज नॉन एज मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जहां पर वो इन्फ्लेशन के सोर्सेज को पता करते हैं और इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, कैसा चेंज होगा इन दी नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स, वो बताते हैं, फोरकास्ट करते हैं इन दिस रिपोर्ट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और जो टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन कितना रखेंगे, उस टारगेट को फिक्स करने के लिए वो पहले गवर्नमेंट से बात करते हैं।
गवर्नमेंट से क्यों बात करते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग अ रोल। गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसीज है जिसके बेसिस पर आप इन्फ्लेशन को चेंज कर सकते हो, मनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो या ट्वीक कर सकते हो। सो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करते हैं और उसके बाद वो टारगेट फिक्स करते हैं। और जो टारगेट होता है, जो इन्फ्लेशन टारगेट, वो 5 साल के लिए फिक्स किया जाता है। सो एवरी 5 ईयर्स के लिए फिक्स किया जाता है। अब ये जो इन्फ्लेशन है, एज ऑफ नाउ कितना इन्फ्लेशन का टारगेट है? द टारगेट इज 4% है इन्फ्लेशन का टारगेट। बट अगेन थ्रेशोल्ड है, इट इज नॉट कि 4% ही रहेगा, तो थ्रेशोल्ड है 2% ज़्यादा या 2% कम, दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस इन्फ्लेशन करेंटली। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ एमपीसी। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र आर्टिकल में है। अब पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जानने से पहले फर्स्ट यूनिट अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स पार्लियामेंट्री कमिटीज। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, दे आर द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि जो पार्लियामेंट के जो वर्क्स हैं वो क्योंकि ओवरबर्डन ना हो जाए, अच्छे से एफिशिएंसी से कर पाए, और उसके लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो कि वर्कलोड डिवाइड कर देते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़। देर आर परमानेंट कमिटीज़ जैसे कि हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, फाइनेंस कमिटीज़ हैं, देर आर दिस टेम्परेरी कमिटीज़ नोन एज एडहॉक कमिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़, और इनमें से वन ऑफ द कमिटी इज द पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। सो पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि वो प्रोग्रेस मेजर करें कि हिंदी का यूज़ जो ऑफिशियल पर्पसेस में है यूनियन में, वो प्रोग्रेस कितना है। दैट प्रोग्रेस इज समथिंग जो कि मैंडेटेड है दिस कमिटी को। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1976, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 के अंदर बना था। सो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के जो सेक्शन 4 है उसके बेसिस पर 1976 में इस कमेटी को बना दिया गया था। और इस कमेटी का काम है कि वो प्रोग्रेस मेजर करें हिंदी का इन दी ऑफिशियल यूज़, और जो यूनियन में कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसे मेजर करें, और जो मेजरमेंट है, जो भी असेसमेंट है, उसे वो सबमिट करना है उन्हें प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस भी देने की कैसे वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो इंप्रूवमेंट है उसे बढ़ा सकते हैं। एंड देन प्रेसिडेंट जो है वो इन द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसे रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। सो दैट इज द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी। अब देखते हैं कंपोजिशन क्या है। सो कंपोजिशन यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 मेंबर्स में से जो 20 हैं, 20 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो इन्हीं मेंबर्स में से एक पर्सन होता है। सो इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी इटसेल्फ, वन पर्सन इज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ साथ इज अनदर रेजोल्यूशन जो कि इसमें जिक्र है इस आर्टिकल में, दैट इज नॉन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन। अब ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन को समझने से पहले कुछ बैकग्राउंड की जरूरत है। सो पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। सो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, सो द फर्स्ट प्रोविजन इज इन द आर्टिकल 343 क्लॉज 1। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट शाल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। देन आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में ये कहा गया कि जो इंग्लिश है इट शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। कब तक? टिल द 25 जनवरी ऑफ 1965। तो 1965 तक इंग्लिश को भी यूज कर सकते हैं ऑफिशियल वर्क्स के लिए, वो 343 क्लॉज 2 में दिया गया। बट देन 343 क्लॉज 3 आया, और 343 क्लॉज 3 में ये कहा गया कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश को इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965, इसके बावजूद भी हम लोग यूज़ करेंगे। और ये जो वर्क है इसके प्रति जो भी लॉज हैं, जो भी कानून इसके लिए चाहिए, उसके लिए जो वर्क है वो पार्लियामेंट को दे दिया। तो यहाँ पर ये भी मेंशन है कि इट इज़ एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू द इफेक्ट। और इस कानून को और इस एस्पेक्ट को बरकरार करने के लिए, इसको मैंडेट करने के लिए, इसको लीगलाइज करने के लिए, जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट बना दिया गया। दैट एक्ट इज नोन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ये कहा गया है कि इट शुड कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर द डेट ऑफ 25 जनवरी 1965। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि इंग्लिश और हिंदी जो है वो स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशंस की बात हो या जनरल ऑर्डर्स की बात हो, तो वहाँ पर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यह भी मेंशन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाएंगे, मेजर्स बनाएंगे, ताकि हम लोग प्रमोट कर पाएँ हिंदी को ऑल ओवर द कंट्री एज एन मीडियम प्रमोट कर पाए। और उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे मैंडेट्स भी दिए गए, काफ़ी सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, इनिशिएटिव्स में। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जिसका जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके हैं।
as well as the second one is the official language resolution of 1968, as well as there is official language rules 1976. इसके साथ साथ जैसे हम लोग ने देखा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उन लोग जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि प्रोग्रेस कितना है और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. एज वेल एज देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1975. सो दीज आर द मेजर्स जो कि लाया गया है ताकि हम लोग प्रमोट कर पाएं. तो यहाँ पर दिस ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन इज वन सच मेजर, और इसका काम क्या है, इसमें ये मेंशन है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे. सो दैट इज मेंशन इन दिस रेजोल्यूशन. सो विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट. अब यहाँ पर बात करते हैं क्या है ये सेक्शन. सो ये सेक्शन का हिस्ट्री को जानना जरूरी है, सो हिस्ट्री को समझते हैं. सो जो सेक्शन है, जो आईटी एक्ट है, इट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2000, और वहाँ पर एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सब सेक्शंस हैं, वहाँ में से एक सेक्शन है सेक्शन 66. और ओवर द इयर्स काफ़ी बार ये सेक्शन जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, काफ़ी बार अमेंड हो चुके हैं, और इसमें जो सेक्शन 66A है वो भी काफ़ी बार अमेंड हो चुका है. और सेक्शन 66A में क्योंकि काफ़ी सारे फ्लॉज थे जो कि हम लोग आगे देखेंगे, उन फ्लॉज को देखकर देयर वाज अ मेजर कमिटी एज वेल एज मेजर केस नॉन एज द श्रेया सिंघल केस. तो श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A जो है आईटी एक्ट का ऑफ 2000 वो ज़्यादा पावर्स दे रहे गवर्नमेंट के को या पुलिस को, और इन पावर्स के कारण काफ़ी सारे मिसयूज हो रहे हैं, और इसे देखकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया. इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया. सो इट स्ट्राइक डाउन दी सेक्शन 66A. सो प्लीज रिमेंबर 66A को स्ट्राइक डाउन किया है, आईटी एक्ट को पूरा तरह स्ट्राइक डाउन नहीं किया. आईटी एक्ट के जो एक पार्ट है नॉन एज सेक्शन 66A उसे स्ट्राइक डाउन किया है. अब देखते हैं क्या क्या फ्लॉज थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया. The first flaw was the based on undefined actions. यहाँ पर काफी सारे undefined या क्लैरिटी जो है वो नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि यहाँ पर इनकन्वीनियंस के लिए, डेंजर के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, इंसल्ट के लिए आपको चार्ज किया जा सकता है. सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द आर्टिकल 19, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 19 इज अ फंडामेंटल राइट विच इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो वहां पर काफी सारे फ्रीडम्स हैं आपके पास, और यहाँ पर इनकन्वीनियंस के लिए, इंसल्ट के लिए, डेंजर के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपको चार्ज किया जा सकता है. सो वो आर्टिकल 19 के खिलाफ जा रहे हैं. अगर आपको कंपेयर करना है, सो लेट्स सी यहाँ पर अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करें कि आर्टिकल 19 जो है, जो कि फ्रीडम है स्पीच का और एक्सप्रेशन का, वहां पर अगर रेस्ट्रिक्शंस की बात करें और रेस्ट्रिक्शंस की बात करें जो कि आईटी एक्ट के अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली दी सेक्शन 66A, सो यू कुड सी दी वास्ट डिफरेंस. वहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये मेंशन है कि जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, देन रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. बट यहाँ पर वैसा नहीं है. यहाँ पर जो ग्रोसली ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन जो है या इंसल्ट जो है उसके तौर पर भी आपको चार्ज किया जा सकता है. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन आर्टिकल 19 and the restrictions imposed by the IT Act, section 66A of the IT Act. That was the first issue. The second issue is the subjective nature. क्योंकि यहाँ पे जो words हैं insult, inconvenience, it is not clarifying. ये clarity नहीं है, it is not defined कि किसका insult, कितना insult, क्या होता है insult का मतलब, it is not defined. और इसके कारण काफ़ी सारे subjectivity हैं, और जब भी आप low subjectivity ज़्यादा डालते हो तो वहाँ पर there is cause of overuse as well as misuse. misuse करने के काफ़ी chances होते हैं. द थर्ड एस्पेक्ट इसकी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी आपको चार्ज कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्ट, सब सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, और वहाँ पर आपको चार्ज करने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ को काफ़ी सारे प्रोसीजर्स जो है उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आपके ऊपर काफ़ी सारे सेफगार्ड्स नहीं हैं. लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑन द विम्प ऑफ देयर पॉलिटिकल मास्टर्स आपको चार्ज कर सकते हो. सो यहाँ पर जो आपकी फ्रीडम है, स्पीच है, जो डिसेंट का जो ऑप्शन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है. The another challenge of this 66A section of IT Act was that it was going against the fundamental right. First fundamental right is the Article 19. Article 19 जो कि freedom of speech and expression है उसके खिलाफ तो जा ही रहा था, इसके साथ साथ Article 21 के भी खिलाफ जा रहा था which is the right to life. So इन fundamentals के against जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे strike down कर दिया. पर अब इशू क्या है, जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है वो इसलिए आया कि स्ट्राइक डाउन करने के बाद भी एज ऑफ नाउ भी काफ़ी सारे पुलिस अथॉरिटीज़ इसके बेसिस पर चार्ज करते हैं. इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दिस सेक्शन एज सच इज डेड, इट इज़ डेड, पर इसके बावजूद भी इट इज़ यूज. सो इसी जनरली टर्म्स में कहते हैं इट इज़ ए ज़ॉम्बी एक्ट.
ज़ॉम्बी एक्ट, क्योंकि ये मर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मार दिया है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, पर इसके बावजूद भी इसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इस ओवर यूज़ को देखकर और इसे ये जो मिस यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि खत्म है, उसके बावजूद भी वो यूज़ कर रहे हैं, और इस मिसयूज़ को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। So with that clarity in mind, now let's move to our next article, that is on the cooperatives. Now cooperatives is a very important topic, so again basic से start करते हैं, starting with the definition of cooperatives. Cooperatives का मतलब क्या होता है? So cooperatives अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का माने तो उनके हिसाब से जो डेफिनेशन है, that is a cooperative society is usually a voluntary organization. So एक voluntary organization है जहाँ पर members voluntarily join करते हैं और वहाँ पे उनके एक कॉमन गोल्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं और अपने एक दूसरे को बेटरमेंट जो है या डेवलपमेंट जो है उस पर वो हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ द एम ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट गोल्स हैं, इसीलिए आप डिवाइड कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। फॉर एग्जांपल वहाँ पर देर आर दिस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देर इज दिस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो डिफरेंट टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द गोल्स फॉर विच दे एक्ट। देन अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन से प्रोविजंस है रिलेटेड टू दी कोऑपरेटिव्स। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्रोविजन जिस पे इंक्लूड किया गया था, दैट प्रोविजन वाज इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ द 97th अमेंडमेंट। सो 97th अमेंडमेंट में एक प्रोविजन को ऐड कर दिया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आया था इन द ईयर 2011। सो 97 अमेंडमेंट से हम लोग ने पर्टिकुलरली पार्ट 9B ऐड कर दिया गया था, और पार्ट 9B है इट इज रिगार्डिंग दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। और यहाँ पर इसके साथ साथ द वर्ड कॉपरेटिव्स वाज एडेड टू द आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19 यू मस्ट नो दैट इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीडम्स है, फ्रीडम ऑफ यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर एक डिफरेंट फ्रीडम जो है दैट इज टू फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड बेस्ड ऑन दिस अमेंडमेंट। इसके साथ साथ देयर इज आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B जो है वो एक DPSP है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके बेसिस पर जो राइट है, जो प्रमोशन के जो स्टेटस हैं वो इंक्लूड कर दिए गए थे इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो संविधान में दीज आर द 3 मेजर एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं कि क्या है मूवमेंट का स्ट्राइसिंग, देखते हैं कि ओवर द ईयर्स कैसे मूवमेंट जो है इंडिया में फैला। सो दिस मूवमेंट जो कोऑपरेटिव्स का जो आइडिया है वो बेसिकली यूरोप से आता है, इट स्टार्टेड इन द यूरोप। देन क्योंकि ब्रिटिशर्स के ज़माने में थे हम लोग, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पर जो अट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है वो कहीं ना कहीं हरास हो रहे थे फ्रॉम द मनी लेंडर्स या ज़मींदार्स। उसे देखकर ब्रिटिशर्स को लगा कि ओके सिमिलर आइडियोलॉजी जो है इंडिया में भी हमें यूज़ करनी चाहिए, इंडिया में हमें रेप्लिकेट करनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बेसिकली 3 एक्ट्स लाए। दिस 3 एक्ट्स वेर द डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, द लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट एंड द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट। सो इन तीनों एक्ट्स को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। देन इसके बाद दे ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द कोऑपरेटिव्स क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904, जहां पर कोऑपरेटिव्स का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या मैंडेट होना चाहिए, ये सबको उन्होंने डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद इन 1919 जो कॉर्पोरेशन है, जो कोऑपरेटिव्स हैं, वो एक प्रोविंशनल सब्जेक्ट बना दिया गया, और ये जो चेंज है, इस चेंज को लाने का जो मकसद था वो ये था कि वो पावर डिवाइड करना चाहते थे, और दिस डिवीजन, दिस चेंज वाज ब्रॉट एज पर द मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेसिस पर ही ये चेंज कर दिया गया। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द 5-year प्लान। जो 5-year प्लान है विच वाज हैविंग इट्स कॉनोटेशंस टू द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उसके में जो कोऑपरेटिव्स हैं दैट वाज एन इंटीग्रल पार्ट। इसके बाद इन 1958 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उन्होंने रिकमेंड किया नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स, और इसे फुलफिल करने के लिए देयर वाज दिस फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है फॉर्म अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1962। देन इसके बाद इन 1984 पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ताकि हर स्टेट में जो डिफरेंट लॉज हैं जो कि कोऑपरेटिव्स को ओवरसी कर रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए, उसके लिए उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाया। देन उसके बाद इन 2002 देयर वाज दिस नेशनल पॉलिसी इन कोऑपरेटिव्स, और इसके बाद एज वी नो देन वी हैड द 97 अमेंडमेंट इन द ईयर 2011, जिसमें कोऑपरेटिव्स जो है वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि आप फॉर्म कर सकते हो इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन C, एज वेल एज जो वर्ड है कोऑपरेटिव्स वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया।
अब बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं, challenges हैं इसके cooperatives के. So let's start with the importance या advantages. So the first importance or the advantage here is that it provides the agricultural credits या funds. क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका मकसद सेम होता है, they are having a common goal. तो वहाँ पर पूल अप करते हैं, जो फाइनेंस है उसे पूल करते हैं, जो रिसोर्सेज है उसे पूल करते हैं और इसीलिए यहाँ पर वो क्रेडिट्स होते हैं उनके पास. सेकेंड, दे आर हैविंग स्ट्रैटेजिक इनपुट्स ऑल्सो. जो भी मकसद हो, एग्रीकल्चर का हो, प्रोडक्शन का हो, कंज्यूमर्स का हो, वहाँ पर वो पूल अप करते हैं रिसोर्सेज को, मैन पावर को और इसीलिए उनके पास स्ट्रैटेजिक इनपुट्स रहते हैं. इसके साथ साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पुअर या जिसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं. अगर वो सोसाइटी के मेंबर्स क्लब अप करें कि उनका ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जितने भी लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो साथ जुड़ जाएं तो वो प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं. दैट इज़ द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी. Another point here is that it softens the class conflicts. कैसे? क्योंकि जो क्लास के बीच में जो सोशल डिविजन्स है उसे वो कम करने में हेल्प करते हैं ताकि वो पुल अप करते हैं. जब पुल अप करते हैं वो बेटर तरीके से काम कर पाएंगे. जब बेटर तरीके से काम कर पाएंगे जो सोशल डिविजन्स हैं, रिच एंड पुअर, वो जो सोशल डिवीजन है वो कम जाएंगे. जब सोशल डिविजन्स कम जाएंगे तो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी कम जाएंगे. Another issue here, the point here is that it decreases the bureaucratic evils. क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद मिल रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम है. और क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम है तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ब्यूरोक्रेसी के जो इश्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पर ओवरसी कर सकते हैं, उससे हम लोग सर्कमवेंट कर सकते हैं. सो इट रिड्यूसेस द ब्यूरोक्रेटिक इविल. Another point here is that it overcomes the constraint of the agriculture developments. गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन के कंस्ट्रेंट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं. तो उसे हटा के उस कंस्ट्रेंट्स में हम लोग कहीं ना कहीं उसमें दब ना जाए, उसे हटा के हम लोग यहाँ पर उसे ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पावर है हमारे पास है. लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं. The last important point here is that it creates a conducive environment. Conducive environment बना दें ताकि जो small industries हैं, जो cottage industries हैं वो develop कर पाएं. बस इसके साथ साथ there are several challenges also. The first challenge here is the mismanagement and manipulation. क्योंकि यहाँ पे लोग जुड़ते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो लोग जो कि बेटर परफॉर्म करें, जिनके पास पैसे बेटर हैं या पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका लीडरशिप ले लेते हैं. और यहाँ पर क्योंकि मकसद है कि वो वहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने, पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना बनकर वो अपने पॉलिटिकल रिलेशंस या पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इन कोऑपरेटिव्स या ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं. दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड इशू इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस की कमी है, काफ़ी कम लोगों को पता है और क्योंकि अवेयरनेस कम है इसलिए कवरेज भी कम है. काफ़ी कम गाँव में, काफ़ी कम सेक्टर्स में ही ये अवेलेबल है और दैट इज़ द इशू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस. और क्योंकि अवेयरनेस कम है, कवरेज कम है, इसके वजह से जो फंक्शनल वीकनेस है वो भी काफ़ी सारे हैं म्यूनसिपैलिटी कोऑपरेटिव्स के. सो दीज आर दी challenges as well as importances of cooperatives. With that, now let's move to our next article that is on the CDSCO. So यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया गया है that is the CDSCO. अब ये जो CDSCO है ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकली क्या मैंडेट है, क्या पावर्स है इनके, क्या क्या फंक्शंस है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 15 सितंबर वीडियो. कब फॉर्म हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, क्या फंक्शंस है, कैसे फंक्शंस करते हैं, ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. With that, now let's see the quiz of the day. So the first question is regarding the parliamentary committees and the second question is regarding the 9th schedule. Now both these are previous year questions, so please write down these questions. अब इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF. You would get a link in video's description as well as in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join it now. Don't wait here. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.